ठीक है, चलो जी करें आज का सेशन स्टार्ट। और हमने करना है सुगा का यूनिट 3 रिवाइज। यूनिट 1 और यूनिट 2 हो गया, अब हमने करना है यूनिट 3 रिवाइज। यूनिट 3 है किसके बारे में? देखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, और सब चैप्टर सब टॉपिक्स बहुत इजी हैं अगर कॉन्सेप्ट आ गया ना, सच में कॉन्सेप्ट क्लियर तो और क्लियर। कुछ चंद मिनटों में पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है आपका। आपने देखा ही था पिछले सेशन में हमने कितनी जल्दी पहले पूरा रिवाइज का, फिर 5 मिनट में सारा कर लिया था। ठीक है, थर्ड यूनिट किस पे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। कहते ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, पूरा हक अधिकार जो सामान पे गुड्स पे है वो सारा का सारा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और साथ में हम क्या करें, गुड्स भी दे रहे हैं, साथ में ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है। तो उसके बारे में है, किसके बारे में करना है? ओनरशिप कब होती है ट्रांसफर के लाई जाएगी कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी बायर के पास, या डिलीवर करने हैं गुड्स कैसे कर सकते हैं, कब करने हैं ना, कहाँ करने हैं, तो उससे रिलेटेड। तो ये दो चीजों के बारे में हमारे इस यूनिट। ठीक है, और सबसे पहले क्या है हमारा इसमें यही बताया हुआ है कि ये जो है ना, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, सामान बेचते हैं हम, एक बंदा दूसरे को बेचते, तो ओनरशिप सामान भी बेच देते हैं भेजते हैं, साथ में ओनरशिप हक भी सारा चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। कहते हैं ये क्यों जरूरी है पता लगाना टाइम ऑफ ट्रांसफर की, ओनरशिप वगैरह के हक कब जाते हैं दूसरे बंदे के पास। क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करती है काफी सारी चीजें, कि फिर अगर कुछ नुकसान होता है गुड्स के ऊपर कौन बियर करेगा, है ना, कुछ भी रिस्क होता है, लॉस होता है, कुछ भी क्लेम करना है किसी ने, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। कहते कब मानेंगे? अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? ओनरशिप। ठीक है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी या पासिंग ऑफ ओनरशिप। गुड्स बेच रहे हैं, साथ में ओनरशिप का भी हक दे रहे हैं, मालिक बन जाएगा अगला बंदा। तो ये कब होएगा, कब बोला जाएगा कि ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी है? तो उसके लिए पहले कहते हैं कि गुड्स जो है ना, वो आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आपको गुड्स पता होना चाहिए जो आप बेच रहे हो या जो दूसरे को डिलीवर करे। दूसरा, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, एक तो गुड्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं, सर्टेन गुड्स हैं या नहीं। उसके बाद पार्टीज, पार्टीज की क्या मंशा है वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन देखो, पार्टीज का बिहेवियर कंडक्ट देख लो, और ये केस टू केस डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो हमारे को गुड्स देखने और पार्टीज देखनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, ट्रांसफर ऑफ ये प्रॉपर्टी का। अच्छा, यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो पिछली यूनिट में ना हमने क्लासिफाई किया था गुड्स को, याद है? असर्टेन, अनअसर्टेन। हाँ याद है कि नहीं आपको? बोलो जी बोलो। असर्टेन, हाँ अनअसर्टेन जी मैम। याद है ना? तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। अगर तो गुड्स स्पेसिफिक या सर्टेन गुड्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम। ठीक है जी, और उसके बाद हमने क्या देखना है, क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब भेजने लायक है या गुड्स की नहीं, वो वाली। एक तो आप वो गुड्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, आपको पता है क्या सामान आपने खरीदना है, दूसरे पार्टी ने बेचना है, और वो जो सामान है वो बेचने या डिलीवर करने के, भेजने के हालात में है, कंडीशन में। तो जैसी जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना, ठीक है जी, तब क्या हो जाएगा, वो रेडी है डिलीवरी के लिए। ठीक है, और तभी के तभी वो क्या हो जाएगा, ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर हो सकती है उसके ऊपर ही, साथ के साथ ही। ठीक है, यहाँ पर देखो, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आपको पता है गुड्स, पता है कौन से हैं, गुड्स की हालत सही है, भेजने लायक है, तो भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया वैसी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, बस रेडी फॉर डिलीवरी, डिलीवरेबल स्टेट मतलब रेडी फॉर डिलीवरी होने चाहिए। उसके बाद देखो क्या लिखा, या कहते हैं अगर वो डिलीवरेबल रेडी नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट मतलब रेडी फॉर डिलीवरी नहीं है, पर कुछ करके ना, जैसे उनकी पैकिंग बुकिंग करके उनको डिलीवरेबल स्टेट में किया जा सकता है, तो कहते हैं जब तक उसको ना प्रॉपर रेडी फॉर डिलीवरी नहीं किया जाता ना, तब तक फिर ओनरशिप ही नहीं ट्रांसफर होगी। ठीक है, रेडी फॉर डिलीवरी होना चाहिए ओनरशिप ट्रांसफर करने के। ठीक है, और इसी से रिलेटेड स्पेसिफिक गुड्स या सर्टेन गुड्स से रिलेटेड तीसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं कि गुड्स ना रेडी फॉर डिलीवरी तो है, डिलीवरेबल स्टेट में तो है, व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू सर्टेन द प्राइस। पर ना देखो, रेडी फॉर डिलीवरी तो है, पर प्राइस नहीं पता, किस प्राइस पे बेचना है। अच्छा, वो कई बार होता है ना, जैसे हम कुछ सामान लेने जाते हैं, जैसे कि किसी दुकानदार के पास सामान लेने जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना घर आके देखना पड़ेगा नाप लेके, या कहाँ कहाँ क्या लगे, जैसे कर्टन्स लेने हैं, फर्नीचर वगैरह कुछ भी बनाना है ना, तो बंदा आके एस्टिमेट बताता है फिर आप।
तो फिर यहाँ पर देखो, इसको क्या करना पड़ेगा, सेलर को रेडी फॉर डिलीवरी तो है पर उसको कुछ करना पड़ेगा, है ना, या मतलब बायर के घर जाके या कुछ भी करना पड़ेगा ताकि उसको प्राइस पता चल जाए। तो कहते जब तक कि सेलर ये चीज कर नहीं देता, पूरी प्राइस प्रॉपरली अपना फिक्स नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो सकती। हाँ जी, ये समझ आ रहा है बच्चों, बोलो जी बोलो, हाँ जी। समझ रहे? ठीक है, ये तो था स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड। या असर्टेन, पता है दूसरे कौन से थे, अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, मतलब हमारे को, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अभी गुड्स, हमें नहीं पता कौन से गुड्स की बात हो रही। तो कहते जब तक गुड्स पता नहीं लगा पाएंगे आप, असर्टेन नहीं वो बन जाते, आइडेंटिफाई नहीं कर लेते आप गुड्स जब तक, तब तक आप उसके ऊपर ओनरशिप, मालिक वाला हक नहीं ट्रांसफर करते दूसरे। अनसर्टन से असर्टन में कन्वर्ट करो, मतलब अगर अभी आइडेंटिफाई नहीं किए तो जब आइडेंटिफाई कर लोगे, पता लगा लोगे, तब ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, ये लिखे। ठीक है, और यहाँ पर असर्टेन गुड्स के केस में क्या लिखा हुआ है, कहते कई बार ना अनसर्टेन गुड्स, मतलब जैसे हमने आइडेंटिफाई नहीं करते हम ना, इसको कैसे बेचा जाता है, वो बायर जो होता है डिस्क्राइब कर देता है या सिलेक्ट कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग आगे वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है। अब लिखा हुआ है सेल ऑफ सर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, सिलेक्ट करना गुड्स वगैरह को। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि सेलिंग बाय, हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करके या सिलेक्ट करके वहां पर। ठीक है जी, मतलब वो बंदा बायर जो बता रहा है ऐसे ऐसे मुझे सामान चाहिए, और फिर वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर रहा है, दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, म्यूचुअल सहमति होगी, कंसेंट होगा। और क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अनसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स में डील करने के लिए। और जो गुड्स होंगे एज पर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, सही क्वालिटी के होनी चाहिए, रेडी फॉर डिलीवरी होने चाहिए। ठीक है, और किसको डिलीवर करोगे, डायरेक्टली बायर को या उसके किसी एजेंट को, या कैरियर। कैरियर क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज दिया। ठीक है, और जो अप्रोप्रिएशन या जो सिलेक्शन वाला काम है, ठीक है, या वो सेलर चूज कर रहा है बायर की सहमति से, या बायर वो सिलेक्ट कर रहा है सेलर की सहमति से। समझ आ रहा है आपको, अगर तो बायर ने डिस्क्राइब किया मुझे ऐसे ऐसे सामान चाहिए तो सेलर को वैसे ही देना पड़ेगा। और जो अगर कुछ बाई चांस बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ सिलेक्ट वाला काम करना है, तो बायर सेलर से सहमति लेकर खुद भी सिलेक्ट कर सकता है, नहीं तो सेलर बायर से सहमति लेके वो बायर के लिए सिलेक्ट कर सकता है, सेलर दुकानदार भी कर सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस भी हो सकती है कंसेंट या इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, और सिलेक्शन करने से पहले या बाद में आप कंसेंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज सेलर ने सिलेक्ट करने से पहले बायर से सहमति ले ली, या करने के बाद ना, सिलेक्ट करने के बाद बहुत सारे, जैसे सपोज फर्नीचर लेना है, इतना बड़ा शोरूम है फर्नीचर का, अब ना वो क्या करेगा, अगर कोई हम जाते हैं देखने तो हम पूछते हैं दुकानदार से, हम इसमें से कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार हम दुकानदार को भी बोल देते हैं ना कि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो बता दे, है ना, तो वो कई बार वो सिलेक्ट करके आपको बोल देता है कि ये हमने आपके लिए सिलेक्ट की है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे करके, मतलब चाहे पहले पूछ लो सहमति ले लो चाहे बाद में ले लो। हाँ जी, समझ आ रहा है ये? हाँ जी, शशि, तरुण और बाकी सब बच्चे, हाँ जी, आ रहा है हाँ समझ में जी। ये? ठीक है, तो जनरली देखा करो चीजें, बहुत जनरल है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है सब चीजें। फिर आगे देखो, कहते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर। अच्छा, कहते कि अगर सपोज जो भी गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे फ्यूचर गुड्स की बात हो रही थी, है ना, अनसर्टेन गुड्स की अभी बात करें, पहले सर्टेन गुड्स की बात कर रहे थे, उसमें भी हमने किया कि डिलीवर कर सकते हैं बायर को भी, उसके एजेंट को भी, उसके कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर को, ताकि उसके थ्रू पहुंच जाए बायर के पास। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, जो सामान पहुंचाने कहते हैं किसको, बायर को, हम किसको डिलीवर कर सकते हैं, कैरियर को, ट्रांसपोर्ट या ट्रक के थ्रू भेज नहीं देते लोग, टेम्पू में या ट्रांसपोर्ट में, ट्रक में कुछ भी सामान, तो कहते हैं हम उनको भी दे सकते हैं ताकि आगे वो बायर तक पहुंचा दे। पर उसमें क्या होना चाहिए, नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। इसका क्या मतलब है, नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, सपोज यहाँ पे सेलर है, ठीक है, इधर बायर है, इस लाइन का आपको मतलब पता है, नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। सपोज ये ना इसने चूज कर लिया था फर्नीचर, इसका फर्नीचर का काम था और रेडी हो गया, इसने ना वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब जो भी ये ट्रक ट्रुक है इसमें लोड किया और इसके पास भिजवाने को बोल दिया, ठीक है। अच्छा, और ना सेलर ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जब तू इसके घर पहुंचेगा ना, अगर बायर
वो पैसे देगा, कैश या चेक देगा, तभी तो उसको हैंड ओवर करियो फर्नीचर। ऐसा कुछ नहीं बोला सेलर ने। अगर वो ऐसा बोल देता ना, तो उसको बोल देते उसने रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, कि ये जो सामान उसने लोड करवाया यहाँ पे, ठीक है, कैरियर के थ्रू भिजवाया है, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उसने उसके ऊपर हक है उसका, उसने ऊपर रोक लगाई हुई है एक, कि इसके पास सामान तभी देना है जब ये पैसे देगा। उसको बोलते हैं रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, कि ये जो कैरियर वाला बंदा सामान देना है नहीं देना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेलर के कहने पे। पर यहाँ पे कहते हैं उसने कुछ ऐसा नहीं बोला। सेलर ने बस सामान इसको दे दिया, ये आगे उसको पहुंचा देगा, कुछ नहीं ऐसा बोला कि बाहर को तभी देना है कि अगर वो पैसे दे। ठीक है, तो यहाँ पर तब उसको बोल देंगे कि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी हमारी साथ के साथ। हाँ जी, समझ आया जी, बोलो जी बोलो। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड गुड्स, ठीक है, अनकंडीशनली वो आगे गुड्स सिलेक्ट करके पहुंच गए। हाँ जी, समझ आया ये, बोलो। यस हाँ मैम। जी मैम। ठीक है, फिर आगे देखो, हमने कौन कौन से पढ़ लिए, असर्टेन गुड्स, दूसरे अनअसर्टेन गुड्स, तीसरा क्या, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। कहते हैं ये ना, कई बार सेलर जो बेचता है सामान, सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचता है, या इसका मतलब क्या होता है, मतलब उसने सामान भेज दिया दुकानदार ने बायर को, अब बायर चाहे उसको रख ले या मोड़ दे, यही होएगा ना, या रखेगा या मोड़ देगा, रिटर्न कर देगा। गुड सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब जो सेलर जब सामान देगा, भेज देगा बायर, अब बायर के ऊपर डिपेंड करेगा, तब वो पक्की सेल मानी जाएगी। ये देखो, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब बायर की अप्रूवल पे डिपेंड करेगा कि वो सेल है या नहीं, कि उसने सामान वापस करना है। ठीक है, और अगर तो उसने रख लिया तो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली टाइप ऑफ सेल में बायर क्या करते हैं, अप्रूवल एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ मैं ये रख रहा हूँ सामान, तो ओनरशिप साथ के साथ ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, कई बार ना वो बोलता नहीं है, अपनी अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं देता, ठीक है, और ना वो रिजेक्ट करने के लिए कुछ बोलता है, ना वो हाँ बोल रहा है ना वो ना बोल रहा है, सामान उसने रखा हुआ है। ठीक है, और देखो सपोज ना सेलर ने बोला है कि सपोज आप ना 10 दिन के अंदर अंदर बता दो हमारे को रखना है या नहीं रखना। अब वो 10 दिन भी बीत गए, ठीक है, ना उसने हाँ बोला या ना बोला, सामान रखा हो, अब आप बताओ उसको क्या ट्रीट करेंगे, कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बताओ। वो एक्सपायरी पे, एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम, हाँ जी बोलो, क्या माना जाएगा यहाँ पर। एक्सेप्ट जनरली मान देखो, लेंगे। बिल्कुल जनरली देखा करो, यहाँ पे वो बोल रहे हैं हाँ जी मैं रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना ना बोला, रखे हुए हैं अपने पास, और टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो गया, जो एक रीजनेबल अगर उसने फिक्स किया तो वो निकल गया, एक रीजनेबल टाइम, अगर सेलर ने बोला भी नहीं हुआ, एक रीजनेबल टाइम होता है हाँ ना बोलने का, ये नहीं कि सालों साल 2-3 साल बाद आप जागो, नहीं, वो भी टाइम बीत गया तो उसको मानेंगे कि उसने रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया। या उसने कुछ, बायर ने कुछ ऐसा कर लिया जो कि किसके बराबर है, हाँ के बराबर है, ठीक है ना। जैसे वो कहते नहीं कि मतलब उसने कुछ ऐसा कर दिया, इशारा कर दिया, या उसने कुछ गुड्स को ना ऐसे यूज कर लिया, सपोज वो कपड़े भेजे सेलर ने, ठीक है, अब वो बायर ने हाँ नहीं बोली, पहला पॉइंट ही था ना, हाँ ना की, और अभी पीरियड भी नहीं एक्सपायर हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो उसने क्या किया, वो ड्रेस डाल ली, और सोशल मीडिया पे फोटोज दिख गई, या वो दुकानदार ने देख ली उसको डाली, तो वो क्या हो गया, एक तरह से इक्वल टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, क्योंकि उसने डाल ली वो ड्रेस, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू एक्सेप्टिंग गुड्स, तो ये चीज होगी। आगे देखो, अगर कौन सी टाइप ऑफ सेल है, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, यहाँ पे दुकानदार ने बोला है, ठीक है, आपको सामान खरीदना है तो हमारे को कैश दे दो, नहीं तो वापस दे दो सामान। तो अगर भाई बायर ने सामान रखना है तो साथ के साथ कैश देगा, और तभी साथ के साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, मालिक वाला हक भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो डी पॉइंट वही है जो अभी पीछे करके आए हैं हम, रेजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, याद है, ट्रक में लोड कर दिया वो फर्नीचर बायर के पास पहुंचाने के लिए, और सेलर ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, पर अगर वहां पे सेलर ये बोल देता ट्रक वाले को, भाई सामान उसके घर तभी दियो अगर वो पैसे देगा हाथ में, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, रेजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, मेरे को बता सकते हो, अगर वही वाला एग्जाम्पल है हमारा।
ओनर, अगर इसने यहाँ पर सेलर ने ऐसा बोला है, फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर होएगी, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होएगी, बताओ, मालिक वाला हक कब ट्रांसफर होगा? बोलो जी बोलो, कब होगा, बोलो बोलो। किस पे मैम? वही वाला, अगर ट्रक में लोड करके उसको सामान दे दिया, भेज दिया बायर के पास, और सेलर ने बोला कि भाई अगर वो पैसे देगा तो ही उसको पास रखना है सामान, उसको हैंड ओवर तभी करना है, तो वहां पे वो ओनरशिप कब होगी ट्रांसफर बायर के पास? जब वो जब तक वाली वो पैसे कंडीशन नहीं पूरी देगा, करेगा। पैसे दे देगा। बिल्कुल यही तो है ना, रिजर्वेशन राइट ऑफ डिस्पोज, यहाँ पे सेलर ने कंडीशन लगा दी है। किस चीज की? कि वो सामान का क्या करना है, कब देना है कब नहीं, उसके ऊपर उसका हक है एक, वो उसने कंट्रोल लगा दिया, रोक लगा दी, राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, तो जब वो पैसे देगा बायर, तब वो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, सर्कमस्टांसेस अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व। कहते हैं अब ऐसे कौन से केसेस हैं जब ये जो राइट ऑफ डिस्पोजल है ना, ठीक है, वो एक मान लिया जाएगा कि है उसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, मतलब अज्यूम कर लिया जाएगा वो है उसके पास, सेलर इज प्रेज्यूम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। जैसे कि एग्जांपल देखें, ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ सामान जैसे हम शिप करते हैं या रेलवे के थ्रू, है ना, पानी के थ्रू भेज रहे हैं, रेलवे के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब, और ये शिपिंग के केस में बिल ऑफ लेडिंग बोल देते हैं, रेलवे के थ्रू बोलते हैं रेलवे रिसीट बोल देते हैं। तो गुड्स कैसे डिलीवर होते हैं, गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट, देन सेलर विल बी प्राइमरी डीम्ड टू हैव रिजर्व टू द राइट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, जैसे हम कई बार सामान शिप के थ्रू, रेलवे के थ्रू भेज दिया, ठीक है जी, और वो जो रिसीट होती है, ठीक है, और वो रिसीट दे देते हैं बायर को हम, कि भाई तू ये रेलवे स्टेशन जाएगी और रिसीट देगा, तेरे को सामान मिल जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे भी सेलर क्या बोल सकता है रेलवे वालों को, तभी उसको सामान तभी देना अगर वो पैसे देगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं उसके पास होता है राइट टू डिस्पोजल वाला, वो रिजर्व करने वाला हक होता है। समझ आया आपको यहाँ पे, बोलो जी बोलो, ये चीज समझे? हाँ जी मैम। अब ये दूसरा पॉइंट देखो, कहते अब यहाँ पर ना रेलवे रिसीट, इधर तो था कि वो रिसीट दे रहा है, सेलर ने भिजवा दी बायर को कि तू रेलवे स्टेशन जाइए और रसीद दिखा के सामान ले लियो, पर वो रोक भी लगा सकते हैं यहाँ पे रेलवे वालों को, रेलवे वाले डिपार्टमेंट एडमिन वहां पे जो भी बंदा है कंसर्न पर्सन को बोल सकता है रिसीट दिखाएगा वो, पर सामान तभी देना अगर पैसे देगा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो क्या हुआ, इधर ना रेलवे के थ्रू सामान भिजवाया, साथ में रिसीट के उसने क्या भेज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया। ठीक है, रिसीट मतलब रेलवे रिसीट बोल दो, जो मर्जी रिसीट बोल दो, रेलवे रिसीट बोल दो, रेलवे के थ्रू है, बिल ऑफ लेडिंग अगर शिप के थ्रू है ना, कुछ भी बोल दो, रिसीट के साथ क्या भेज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको याद है बिल ऑफ एक्सचेंज, आज ही आपने वो किया है ना टेस्ट, कि मतलब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज, वही सेलर बायर, सेलर क्या करता है, ठीक है आपको मैं बिल दे देता हूँ, आप वो एक्सेप्ट कर लो, ड्यू डेट पे आपसे मांग ले। ठीक है, तो अब आप बताओ यहाँ पर एक वो क्या आ जाएगा, राइट, यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं राइट टू डिस्पोजल, कैसे कर सकते हैं यहाँ पर? अगर यहाँ पे वो बोलेगा रेलवे स्टेशन जाना, आप दुकानदार बोल रहे हैं ये रही रिसीट और ये रहा बिल, ठीक है जी, आप जाना रेलवे स्टेशन, ठीक है, और रिसीट दिखा के सामान ले लेना। अब यहाँ पे सेलर क्या लगा बोल सकता है रेलवे वालों को, भाई रिसीट दिखाएगा, सामान तभी देना अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना। ये समझ आई आपको, यहाँ पे दूसरा चैप्टर लग गया है इधर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हाँ वाला, जी हाँ मैम। जी। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ, इधर रिसीट वाले के ऊपर, इधर रिसीट के साथ वो बिल भेज दे, तो यहाँ पे बोल सकता है वो भाई साइन करके दे तभी सामान मिलेगा, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और कहते हैं गलत तरीके से आपने अगर लिए हैं ये चीजें रिसीट वगैरह, तो फिर प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर हुई। ठीक है जी, और अगर यहाँ पे सेलर ने क्या लगाया हुआ अपना रिजर्व रखा है राइट टू डिस्पोजल, फिर वो कंडीशन पूरी होएगी, तब प्रॉपर्टी या ओनरशिप वाला हक आपका ट्रांसफर, ये लिखा है। हाँ जी, समझ आया वहां तक? हाँ जी मैम। ठीक है, अब आगे देखो, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। कहते जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, मालिक वाला हक ट्रांसफर हो जाता है, तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है फिर। ठीक है, यही तो है ना, सारा जो भी लॉस जो क्लेम करना है या रिस्क, सब वो ट्रांसफर हो जाता है उसके साथ। कहते सेलर का रिस्क कब तक रहता है, ठीक है, सेलर की जिम्मेदारी कब तक है भाई,
सेलर की जिम्मेदारी कब तक है? जब तक कि ओनरशिप ट्रांसफर ना हो किसको, बायर के पास। और बायर का रिस्क कब शुरू हो जाता है? आफ्टर द प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम द सेलर। भाई जो मालिक है उसके ऊपर जिम्मेदारी भी तो आती है ना नुकसान झेलने की। फिर सेलर के पास तब तक वो झेलेगा सारा रिस्क वगैरह या नुकसान जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाती बायर। बायर की फिर तब शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस थे, कहते हैं अगर डिलीवरी करने में किसी पार्टी की वजह से कोई देरी हुई, सेलर या बायर की गलती की वजह से, है ना, या उनकी कोई लापरवाही है, कुछ भी उनकी वजह से कुछ डिले हुआ डिलीवर करने में, और उस चक्कर में क्या हुआ, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो कौन सी पार्टी भरपाई करेगी उस केस में जिसकी देरी के कारण नुकसान? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, और कहते हैं कि जो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज है किसकी, सेलर या बायर की, एज बेली ऑफ गुड्स, ठीक है, वो कहते हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं रहेगा इवन व्हेन रिस्क हैज पास जनरली। इस लाइन का मतलब समझा सकते हो मुझे? इसका आगे आपको समझ में, है ना? ऊपर हमने कहा था जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अगर किसी पार्टी की वजह से डिले हुआ डिलीवर करना, सामान भेजना लेट हो गया, तो जिस पार्टी की वजह से देरी हो और फिर नुकसान हो तो वही झेलेगी। नीचे लिखे सेलर और बायर की जो जिम्मेदारी है एज बेली, उसके ऊपर कोई असर नहीं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं। इसका क्या मतलब है, बता सकते हो क्या? एनीवन? बोलो जी बोलो। इसका पता है वाले पॉइंट का मतलब? हम्म, पता है इस पॉइंट का मतलब? ये किया है हमने ऑलरेडी, बेलर बेली। क्या मतलब है इसका? भाई जिसके पास भी गुड्स पड़े हो उसकी ड्यूटी बनती है संभाल के रखने की, चाहे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है नहीं हुई। अब अगर देखो सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सामान भेजने का बायर के पास, ठीक है जी, तो अब चाहे सपोज ओनरशिप ट्रांसफर हो भी गई बायर के पास, पर सामान अभी सेलर के पास पड़े, सेलर की जिम्मेदारी है संभाल के रखने की। सेम वाइस वर्सा। ठीक है, तो मतलब कहते सेलर और बायर की जो संभाल के रखने वाली ड्यूटी है एज बेली, उसके ऊपर कोई असर नहीं, वो एज इट इज हुई। हाँ जी, ये समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। हाँ जी हाँ जी। मैम। ये ना बच्चों टर्म इतनी बार कर चुके हैं, ठीक है, मतलब रिलेट करने हैं बाकी चैप्टर्स की जो चीजें की हैं। बहुत इजी है सच में, 5-5 मिनट का काम नहीं रह जाता अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। ठीक है, ये किया हमने। फिर आगे देख, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। इसका क्या मतलब, ट्रांसफर टाइटल बाय नॉन ओनर्स? मतलब जो मालिक है वही अपने सामान को बेच सकता है ना, आगे बताओ। यही मतलब हुआ ना, है ना? जो मालिक होएगा उसी के पास हक होता है ना सामान बेचने का। पर यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, मतलब जो मालिक नहीं है वो बेच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? ठीक है, वैसे तो कहते एजेंट हो सेल, सकते हैं। हाँ हाँ, याद आ गया ना पॉइंट, वही, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। वैसे तो कहते हैं सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू बायर फॉर गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैज। कहते जो हमारे पास गुड्स का टाइटल है उससे हम बेटर टाइटल नहीं दे सकते किसी और को। और भाई अगर हमारे पास वो गुड्स का हक नहीं है, अगर हम उस गुड्स के मालिक ने, बेच कैसे सकते हैं? नो वन, ये देखो लाइन, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो हमारे पास है ही नहीं हम उसको बेच कैसे दें? जिस चीज के हम मालिक ही नहीं उसको बेच कैसे दें? है ना? तो होता तो यही है, पर इस चीज के एक्सेप्शन है हमारी, ये देखो ये जो हमने किए थे। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ईजी है। पर सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट पता है ना, जैसे दुकानदार के बिहाफ पे वो क्या करता है, सामान खरीदता है, बेचता है, पैसे रेज करता है, ये सब करता है। ठीक है, तो भाई वो क्या कर रहा है, किसी और के बिहाफ पे, उसके पास एक तो सामान की, गुड्स की पोजेशन है या डॉक्यूमेंट्स की पोजेशन है ओनर की सहमति से, और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस के रूटीन में वो ये वाला काम कर रहे हैं, वो दुकानदार के कहने पे। और वो जो बायर है जो सामान खरीद रहा है वगैरह, द बायर had acted in good faith and at the time of contract was still no notice of fact that seller had no authority to sell। और जो लोग उसके उससे खरीद रहे हैं उन्होंने गुड फेथ में खरीदा है, विश्वास है। ठीक है, उनको नहीं पता था ऐसे कि ये असली वाला वो सेलर नहीं है, दुकानदार। उन लोगों का क्या कसूर, बायर बायर? ठीक है जी।
एक हमने ऊपर पढ़ा ना यहाँ पर कि भाई अगर हम मालिक नहीं है तो हम आगे बेच नहीं सकते, और अगर फिर बेच दिया फिर वो लोगों के पास डिफेक्टिव टाइटल आ जाएगा, ठीक है। पर ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर ये लोग आगे बेच रहे हैं ना तो जिसके पास सामान आ रहे हैं उनको गुड टाइटल मिलेगा, ठीक है। मतलब वो मालिक कहलाए जाएंगे सामान के। ये है मतलब असली एक्सेप्शंस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एजेंट सामान बेच रहा है सेलर के बिहाफ पे, दुकानदार के बिहाफ पे, और जो बायर है गुड फेथ में ईमानदारी से खरीद रहा है, ठीक है, तो उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। हाँ जी, ये चीज समझ आई? बोलो जी। हाँ जी। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे देखो, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, कई बार एक प्रॉपर्टी के कोई कार आपके पास है, ठीक है, या आपके पास घर है, कई बार तीन चार लोग मिलके, जैसे हमारा घर है, इतने इतने प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, कई बार हमारे वो है नहीं, ताए चाचे ये सब हमारे तीन चार जो ब्रदर्स होते हैं मिलके पैसा लगा के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, ये सब, ठीक है। अब सपोज कुछ उन चार में से एक एक जो ब्रदर थे उन्होंने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी के साथ बेचने का, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जिसने खरीदा वो घर, उसको नहीं पता था, ठीक है, कि सिर्फ उस भाई के पास नहीं है अथॉरिटी बेचने की। भाई वो क्या था, को ओनर था, वन ऑफ द ओनर्स था, ठीक है। बायर ने विश्वास करके गुड फेथ में ईमान, उसमें उसकी क्या गलती भाई, ठीक है जी। वो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है ना, वो इनोसेंट बायर्स को बचाया जा रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो ईमानदारी से बिना उनकी गलती नहीं है उनकी कोई, तो उनको क्यों आप डिफेक्टिव टाइटल दोगे, उनको गुड टाइटल दोगे, मिलेगा, और वो मालिक कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, जिसके पास आएगा वो सामान, वो उसको गुड टाइटल मिलेगा। फिर आगे देखो, सेल बाय पर्सन पोजेशन एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब बताओ, ये किया है हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बताओ जी, बता सकते हो इसका मतलब? बोलो जी बोलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब था? मैम के जो कॉन्ट्रैक्ट था वही वॉइड हो गया। ये वॉइडेबल वॉइडेबल, अगर आपको याद हो वो हेरा फेरी के केस में गन पॉइंट पे जो चाकू दूसरी वाली दिखा के, पार्टी पार्टी होती है उसके पास हक होता है ना कंपनसेशन हाँ मांगने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो लक्षित भी आ गया, हाँ? कौन कौन, अच्छा, लक्षित आ गया, लक्ष्य भी आ गया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ना फ्रॉड फ्रॉड धोखाधड़ी से, आपने किसी या चोरी से आपने ना कोई डायमंड रिंग, ये देखो डायमंड रिंग वाला किया था, कार चुरा ली या कोई ज्वेलरी चुरा ली, चुराई हुई चीज आपने किसी और को दे दी, भाई उस बंदे को क्या पता, वो ईमानदार बंदा था जिसने खरीदा, उसको नहीं पता आप चोर हो, ठीक है, तो उसको गुड टाइटल मिलेगा, ये लिखा, ठीक है। फिर आगे देखो, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, सेलर ने क्या कर दिया, सामान बेच दिया, पर अभी बायर के पास ना वो सामान गया नहीं, डिलीवर नहीं हुआ, उसी के पास पड़ा है, सेलर के पास, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर फिर सेलर ने क्या कर दिया, उसके पास पोजेशन पड़ी है गुड्स की, ठीक है, पर डिलीवर नहीं किए बायर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बायर के साथ, ठीक है, पर उसको डिलीवर नहीं किए, उसके पास ही पड़े सेलर के पास। सेलर ने क्या कर दिया, बिके हुए गुड्स किसी और को बेच दिए, देखो लिखवाया था ना आपको, बिके हुए गुड्स किसी और को बेच दिए, ठीक है। अब जिसने खरीदा उसको क्या पता, ये तो सेलर ने बेच दिए थे किसी और पार्टी को, तो उसको इनोसेंट बायर को गुड टाइटल मिल जाए। और इसी का वाइस वर्सा देखो क्या, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। अब यहाँ पे सेलर और बायर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेलर ने ना सामान उसको दे दिया, डिलीवर करवा दिया, सेलर के पास सामान आ गया, पोजेशन आ गई, पर अभी मालिक वाला हक नहीं आया उसके पास, ठीक है, अभी मालिक वाला हक नहीं आया था, ठीक है जी। और उसने क्या किया, उसने क्या किया, बायर के पास सामान आ गया था, ठीक है, पर अभी मालिक वाला हक नहीं आया था, उससे पहले उसने क्या कर दिया, किसी और को बेच दिया आगे। तो जिसने खरीदा उसको गुड टाइटल मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बिके हुए गुड्स सेलर ने बेच दी, ठीक है, यहाँ पे बिके हुए गुड्स सेलर ने बेच दिए, बिके हुए गुड्स आगे बेच दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसने खरीद लिए थे गुड्स, पर अभी मालिक नहीं बना था, मालिक बनने से पहले देखो, जो बेचता है मालिक ही बेच सकता है सामान, यहाँ पे मालिक बनने से पहले ही इसने बेच दिया, खरीदा बेचा, अभी अभी ये मालिक नहीं बना था पर, ठीक है, तो जिसने खरीदा उसको गुड टाइटल मिल जाए।
हाँ जी, ये चीज आई समझ में बच्चों यहाँ पर? बोलो जी बोलो, आ हाँ रही है जी समझ Yes. मैम। में? अब आगे देखो, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। स्टॉपल मतलब रोक लगाना, स्टॉप करना। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं जो मालिक है, जो ओनर है, उसके सामने ही देखो सेलर क्या कर रहा है, उसका सामान बेच रहा है। ठीक है, और वो मना भी नहीं कर रहा। ठीक है, फिर भाई जो मालिक है वो ही नहीं मना कर रहा, ठीक है, जिसके गुड्स है वो ही नहीं मना कर रहा सेलर को उसका सामान बेचने से, फिर भाई जिसको मिला, जो बायर था, इनोसेंट बंदा था, ईमानदार बंदा था, उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, इफेक्ट ऑफ स्टॉप पर। फिर बाद में नहीं वो कुछ कह सकता ओनर, उसके सामने ही तो सब कुछ हो रहा था, फिर बाद में नहीं वो कुछ मना कर सकता कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कुछ होएगा। ठीक है, फिर इधर देखो आगे क्या था हमारा पॉइंट, सेल बाय एन अनपेड सेल। अनपेड सेलर ना हमारा पूरा ये फोर्थ यूनिट, सोगा का फोर्थ यूनिट है पूरा अनपेड सेलर पे। ठीक है, अनपेड सेलर नाम से देखो, इंग्लिश टू हिंदी करो क्या है? सेलर जिसने सामान बेच दिया पर उसको पैसा नहीं मिला, अनपेड सेलर। ठीक है, तो ये इन डिटेल हम फोर्थ यूनिट में करेंगे, जो इन डिटेल अनपेड सेलर के ऊपर है हमारा। तो कहते हैं अनपेड सेलर के पास भी ना, फोर्थ यूनिट में लिखा है, बहुत सारे हक अधिकार है। अगर उसको उसका पैसा नहीं दिया बायर ने, तो उसके पास बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं, हक अधिकार है। जैसे राइट ऑफ लियन, वो अपने पास रख सकता है गुड्स जब्त करके। ठीक है, अपने पास रख सकता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, अगर सामान चला गया तो वापस मंगवा सकता है, या रीसेल कर देगा, किसी और को भेज देगा, बिके हुए गुड्स किसी और को भेज देगा। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये जो हक है, ये हक को यूज करके जो अनपेड सेलर है, जिसके ऊपर जो हक था, ओनरशिप थी, किसके पास चली गई थी, बायर के पास चली गई थी, पर सेलर को उसका पैसा नहीं मिला था। तो यूनिट 4 में इन डिटेल ये हक के बारे में समझा रखे, जो मैंने आपको बता भी दिया अभी सारा इन ब्रीफ। तो जो खरीदेगा अनपेड सेलर से वो सामान, वो इनोसेंट बंदा है, ठीक है, ईमानदार बंदा है, उसको गुड टाइटल मिल जाए। हाँ जी बच्चों, ये आया समझ में? बोलो जी बोलो। हाँ हाँ जी मैम। जी, ठीक है, फिर ये इसका लास्ट पॉइंट है, सेल अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर है। ठीक है, कहते हैं ये जो कोर्ट असाइन करती है, मतलब कुछ ना बंदे अपॉइंट करती है कोर्ट के द्वारा, ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर, जो कंपनी वो बंद हो रही होती है, दिवाला निकल जाता है या लिक्विडेट हो रही होती है, तो उस केस में कुछ खरीदना बेचने वाला, या वो जो वाइंडिंग अप वाला काम, लिक्विडेट करने वाला प्रोसेस चलता है ना, एसेट्स को वो बेच बूझ के वो पैसे रिकवर करना। ठीक है, और फिर देखो परचेज ऑफ गुड्स हम फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, ये कुछ ना कुछ चीजें हमने पहले कर रखी है, फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, किसी को कोई सामान मिल गया, ठीक है जी, तो उसको वो वैलिड गेट्स अ वैलिड टाइटल। ठीक है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के केस में हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर सेल बाय पॉनी कैन कन्वे गुड टाइटल टू द बायर। ठीक है, ये हमने उसमें ही किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बेलर बेली वाला। बेलर बेली को ही वो पॉनर पॉनी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मिसलेनियस से सेक्शंस थे। बच्चों यहाँ तक समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। हाँ Yes, जी मैम। ma'am. ठीक है, अब हमारा ना ये लास्ट पार्ट रहेगा छोटा सा बस। ठीक है, अब क्या ये लास्ट पार्ट हमारा डिलीवरी से रिलेटेड है। क्या लिखे, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये करेंगे। ठीक है, छोटा सा पार्ट रहेगा, उसके बाद पूरा 5 मिनट्स में फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये कब तक नहीं पूरा होएगा, जब तक आप सामान नहीं भेज दोगे। ठीक है, इम्प्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, ये कब पूरा होगा, जब आज सामान ये सेलर टू बायर भेजा नहीं जाएगा, डिलीवर नहीं किया जाएगा, और ये पैसे नहीं देगा, तब तक ये चीज पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पे डिलीवरी का क्या मतलब होता है, वॉलेंट्री ट्रांसफर करना पोजेशन। पहले सेलर के पास थी पोजेशन, मतलब जिसके पास था सामान, अब वो वॉलेंटरी ट्रांसफर करे बायर, फिजिकली पोजेस, फिजिकली पोजेशन हम ट्रांसफर करें। गलत तरीके से भेजोगे तो वो नो डिलीवरी के बराबर ही होता है। ठीक है, और दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए, जैसे भी आप सामान भेज रहे हो, जब भी भेज रहे हो, जहां भी भेज। और ये हमने पहले भी कर लिया था यूनिट में कवर, 3 तरह की डिलीवरी थी, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, और सेलर एंड बायर की क्या ड्यूटी बनती है? ठीक है, वही सेलर की ड्यूटी बनती है सामान भेजना, ठीक है, और बायर की ड्यूटी क्या बनती है, सामान एक्सेप्ट करना और पैसे देना उसके बदले। ठीक है, फिर आगे देखो, पेमेंट एंड डिलीवरी और कॉन्करेंट कंडीशंस। कॉन्करेंट का क्या मतलब है? बोलो जी। साथ के कौन? साथ. साथ की साथ, एट द सेम टाइम, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। सेलर सामान देगा, ठीक है, और बायर क्या देगा, पैसे देगा। ठीक है, ये चीज। अब कुछ रूल्स है रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये कुछ रूल्स हैं।
ठीक है, अभी क्या रूल्स है ब्रीफली समझते हैं। ठीक है, अभी ऊपर डिलीवरी का मतलब देखा हमने, कहते जैसे पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया हुआ है, ठीक है जी, कैसे पहुंचाना है, ठीक है, तो वहां पे गुड्स इन पोजेशन ऑफ बायर ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड। ठीक है, तो मतलब सेलर सामान भेजेगा बायर को, या बायर ने जिसको भी ऑथराइज किया उसके एजेंट को या किसी भी और बंदे को, उस तक हमने पहुंचाना है। ठीक है, दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए, वैसे आप सामान भिजवाओ। अच्छा, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी का क्या मतलब होता है, बता सकते हो पार्ट डिलीवरी का मतलब? आधा बोलो जी। सामान दिया, हाँ, आधा सामान कुछ दिया है। पार्ट दे दिया। हाँ, तो अब यहाँ पर ना दो चीजें कवर हो रही थी, दो चीजें कवर हो रही है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, सपोज 500 ना किसको ऑर्डर मिला है आपको, चेयर्स का, चलो चेयर्स बनानी थी, वो दुकानदार ने उसको ऑर्डर मिला है। ठीक है जी, ये सेलर के पास ये ऑर्डर आया। ठीक है, अब इधर बायर है। अब दुकानदार कहता जी मेरे पास ना ये जो 500 चेयर है, मेरे पास ये रेडी है। ठीक है, पर ना मैं इसको कहता, जो मेरे पास जो ट्रक है ना उनमें कैपेसिटी है 250 की, तो 250 में एक ट्रक में भेज भेज रहा हूँ आपको, और 250 में दूसरे ट्रक, एक ट्रक में और ये सेकंड ट्रक में, ऐसे भेज। ठीक है, ऐसे करके कहता मैं आधे आधे करके दो ट्रक में भेज रहा हूँ। अब देखो ये पहला ट्रक इसके पास जा रहा है या चला गया जो भी, कहते आप मेरे को बताओ क्या इसको ये माना जाएगा कि इसने सामान डिलीवर ही नहीं किया, मतलब पूरा डिलीवर नहीं किया? इसको क्या ऐसे मान सकते हैं कि इसने पूरा डिलीवर कर दिया, मतलब होल डिलीवरी? हाँ जी बोलो। सेलर की बात जो हुई है ना बायर से, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि इसको क्या ट्रीट करना है, डिलीवरी ऑफ होल गुड्स मानना है या डिलीवरी ऑफ पार्ट गुड्स मानना है। चलो अभी मुझे आंसर मत दो, इसी का एक और सेकंड पार्ट मेरे को बताना। सपोज 500 चेयर है, ये पहला पार्ट था, अब ये दूसरा पार्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे सेलर कह रहे बायर को, कहता कि मेरी ना क्या है, मेरी ना 250 चेयर्स तो रेडी है, बन गई। ठीक है, ये यहाँ पर बायर को कह रहा है, ये सेलर जिसको ऑर्डर मिला है, 500 चेयर्स का ऑर्डर था, ये कह रहा है जी बायर मेरे पास ना 250 चेयर तो रेडी होगी, ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, भिजवा रहा हूं। ठीक है, कहता 250 ना अभी रेडी करनी है। मुझे फर्स्ट पार्ट में बताओ और सेकंड पार्ट में बताओ कि फर्स्ट पार्ट में हम बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ होल गुड्स, और सेकंड पार्ट में बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ होल गुड्स? बताओ जरा, बोलो जी। सेकंड में मैम पार्ट होगी, क्योंकि उसके पास रेडी नहीं थी, बिल्कुल और पहले में उसके पास पूरी की पूरी रेडी थी, पर उसके पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो सारी एक साथ भेज सके। बिल्कुल, यहाँ पे वही लिखे हैं, यहाँ पर उन्होंने, कहते अगर डील वैसी हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि मैं सारे भिजवा रहा हूँ पर दो ट्रक में भिजवा रहा हूँ, तो उसको माना जाएगा डिलीवरी ऑफ होल गुड्स। यहाँ पे जैसे वो डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 250 रेडी, 250 भेज रहा हूँ, तो वो तो अभी तक रेडी उतने हैं, तो वो पार्ट गुड्स माने जाए। ठीक है, तो ये मतलब इसका भी केस बन के आ सकता है किसी भी पॉइंट का, इसलिए यहाँ पे समझा है, क्योंकि पार्ट डिलीवरी आप क्या समझते हो, अभी पूरी सामान की डिलीवरी नहीं हुई। ठीक है, पर यहाँ पर इसके दो तरीके से आपको मैंने समझा दिया, यही यहाँ पर लिखा हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार पढ़ो, डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस, द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एट डिलीवरी ऑफ द होल। कहते हैं अगर आप डिलीवर करे हो कुछ हिस्सा गुड्स का इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल, मतलब जैसे 500 चेयर थी, 250 भेज दी, 250 आगे और भेज रहे, इन प्रोग्रेस चल रही है ना साथ के साथ, तो उसको होल मानेंगे, होल। ठीक है, और प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, डिलीवर भी हो गया सामान, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो गई। पर कहते पर डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद इंटेंशन ऑफ सेवरिंग इट फ्रॉम द होल, 500 में से कहता 250 रेडी, 250 भेजना, एक तरह से अलग होगी ये चीज, 500 में से 250 अलग होगी। ठीक है, विच डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। क्या इसको ऐसा मान लेंगे कि बाकी की 250 भी डिलीवर होगी? यहाँ पर अगर पहला ट्रक पहुंच गया, ऐसा मान लेंगे कि पूरा का पूरा 500 चेयर पहुंच गई, क्योंकि वो आ ही रही है, रास्ते में ही है। यहाँ पे पर एक ट्रक का आना नहीं माना जाएगा कि दूसरा भी ट्रक का आना। ये चीज समझ आई बच्चों? बोलो जी। हाँ जी बोलो, समझ आई ये वाला? क्लियर? बोलो जी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में से लिखा होता है
कि बायर को ना अप्लाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जब उसको डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो जब बायर बोलेगा फिर तब डिलीवरी मानी जाएगी, तब वो डिलीवर के लिए बोल सकता है कि मुझे भेज दो, तब सेलर भेज देगा, तब उसको डिलीवरी मानी जाएगी। ठीक है, और प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहते प्लेस ऑफ डिलीवरी जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है जी, और जैसे उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, कि कहाँ पे सामान हमने डिलीवर करना है, वो प्लेस कौन सी जो उनकी आपसी सहमति से जो डिसाइड हुई थी वहां पे आप डिलीवर कर दो, तो उसको कंप्लीट डिलीवरी माना जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, कहते कि जब क्या करेगा, सेलर इज बाउंड टू सेंड गुड्स टू डिलीवर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग इज फिक्स, कहते जब कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, सेलर को तो क्या करना है, सामान भेजना ही भेजना है, उसकी ड्यूटी है, लाइबिलिटी है। पर अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में दे दो, ये नहीं कि आज ऑर्डर के 2 साल बाद भेज, कुछ दिनों में भेज दो। गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, अच्छा यहाँ पे कहते कई बार सामान ना तीसरी पार्टी के पास होता है। ठीक है, और कहते तब उस केस में डिलीवरी कब मानी जाएगी, वो पूरी होगी या ओनरशिप कब वो ट्रांसफर होगी उसमें। तो कहते हैं यहाँ पर अगर तीसरी पार्टी बोल देना बाहर को कि भाई सामान आपका मेरे पास है, मैं आ रहा हूँ लेके, तो कहते उतना सफिशिएंट है। कहते देयर इज नो डिलीवरी अंटिल एंड अनलेस सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ प्रोवाइडेड एंड नथिंग दिस शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू ट्रांसफर एनी डॉक्यूमेंट टाइटल। क्या वो एक्नॉलेजेस मतलब वो बोल देता है, उसको बता देता है बायर को कि भाई आपका सामान है मेरे पास है, मैं आ रहा हूँ रास्ते में, तो उसको भी डिलीवरी माना जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे टेंडर ऑफ डिलीवरी मतलब बायर कब डिलीवरी की डिमांड कर सकते हैं, कहते रीजनेबल आवर्स में मांग सकते हैं, ये लिखा हुआ। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, कहते वैसे डिलीवरी वगैरह के जो खर्चे होते हैं ना कौन बियर करते हैं, सेलर ही करता होता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डिपेंड करता है क्या लिखा हो, जैसे हम भी तो वैसे देखो कुछ सामान लेने जाते हैं जिसके लिए वो टेम्पू में भेजते हैं सामान, वो कहते हैं जी ऊपर 200 रुपया लगेगा किराया, कई बार सेलर कहते हैं ये हम भेज देंगे, कोई ऊपर चार्जेस नहीं है ना। तो जैसे उनकी डीलिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पर अगर कुछ नहीं है तो सेलर बेयर करे। हाँ जी बच्चों, ये चीज समझ आ रही है, बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है, अब आगे देखो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, भाई जितनी बोली थी 500 चेयर उससे कम आई है क्वांटिटी। ठीक है, तो बायर के पास पूरा हक है क्या करने का, रिजेक्ट करने का सामान। पर अगर वो उसने एक्सेप्ट कर ली, जैसे 500 में से 300 आई, अगर उसने एक्सेप्ट कर ली या तो वो रिजेक्ट कर दे, अगर उसने एक्सेप्ट कर ली भाई फिर पैसे भी देने पड़ेंगे उसको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर चेयर के हिसाब से। और अगर कहते हैं यहाँ पे 500 की जगह 800 आ गई, तो बायर क्या कर सकता है इस केस में भी, एक्सेप्ट कर सकता है गुड्स जितने उसने लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका 500 चेयर का, 500 एक्सेप्ट कर ले, और बाकी जो 300 एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दे, वो रिजेक्ट कर दे, सिंपल सी बात है। और पैसे तो उसको देने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। नहीं तो वो क्या कर सकता है, पूरे के पूरे 800 भी एक्सेप्ट कर सकता है पर उसको फिर पैसे अकॉर्डिंगली देने पड़ेंगे। ये तो जनरल सी बात है, ये चीजें ना इतनी जनरल है ना बच्चों, आमतौर पर यही तो डीलिंग होती है हमारी, यही तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है जी। हाँ जी, और अगर कोई सामान डिस्क्रिप्शन से अलग आ गया या क्वालिटी ठीक नहीं है या कुछ है, तो वो बायर फिर रिजेक्ट कर सकता है, ये चीजें हैं जैसे आमतौर पे भी होती हैं। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। ठीक है, कहते अगर तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ और पार्टीज ने अगर वैसा अग्री किया है तो आप डिलीवर क्या कर सकते, सामान जो लेना है डिलीवर करवाना है बायर को, तो बायर एक्सेप्ट कर सकता है फिर इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे कि वो चेयर वाली बात नहीं हुई थी, जैसे अगर उनकी आपस में बात हुई है, सहमति हुई है कि पहले 100 चेयर भेजेगा फिर 200, फिर बाकी कितनी रहेगी 200 फिर भेज देगा, अगर तो अग्री हुआ तो डिलीवरी एक्सेप्ट हो जाएगी उसमें। पर कहते हैं अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो कहते हैं अगर कुछ नहीं दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ ऐसा उन्होंने आपसी सहमति से नहीं किया, तो बायर की कोई वहां पर ड्यूटी नहीं बनती कि इंस्टॉलमेंट्स में वो सामान वो एक ही बार मिलेगा। ठीक है, डिलीवरी टू कैरियर। ठीक है, डिलीवरी टू कैरियर का मतलब क्या है, जैसे वही दुकानदार ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान भेज दिया। ठीक है, तो कहते जब ट्रांसपोर्ट पे के थ्रू हमने सामान भेजा, वो ट्रक के थ्रू भेजा सामान, तो उसको मान लिया जाएगा कि हमने सामान डिलीवर कर दिया बाहर, तो उसको वो प्राइम ऑफिसी डीम्ड, उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डिलीवर कर दिया सामान हमने बाहर को जब वो हमने ट्रक में भेज दिया सामान।
ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, ड्यूरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। कहते हैं अगर सामान दूर भेजना था, रास्ते में सामान खराब हो गया, तो उस कारण, हाँ जी, उस कारण फिर जो नुकसान हो कौन झेलेगा? अल्टीमेटली कहते हैं जिसके पास सामान आ रहा है बायर को ही झेलना पड़ता है। पर कई बार सेलर भी बोल देता है ना, कि कोई बात नहीं, नुकसान हुआ है, मैं झेल लेता। अल्टीमेटली वो जो रास्ते वाला नुकसान होता है ना, ठीक है, वो बायर के लिए पहुंचने के लिए निकल गया था सामान सेलर की दुकान से, तो वो अल्टीमेटली बायर के ऊपर ही वो आता है, उसका बर्डन। पर कई बार सेलर अग्री कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी झेल लेता हूँ। ठीक है, और आगे ये लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। कहते बायर का पूरा हक होता है गुड्स को चेक करने का। गुड्स एक्सेप्ट करने से पहले चेक करने का पूरा हक होता है कि एज पर डिस्क्रिप्शन वगैरह सब है कि नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था वैसे है कि नहीं। और अगर उसने पहले चेक नहीं किया, ठीक है जी, तो वो बाद में भी चेक कर सकता है। उसके पास पूरी एक अपॉर्चुनिटी है गुड्स को चेक करने की, एग्जाम। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक आया समझ में? बोलो जी बोलो, हाँ समझ जी रहे हो सभी? ठीक है, अब ये कुछ यस चीजें मैम। हैं, ये लास्ट के 2-3 पॉइंट्स है जो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं कर लिए। देखो, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, कहते एक्सेप्टेंस डीम टू टेक प्लेस एंड बायर। कहते कब मान लिया जाएगा, जब सामान बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, जब वो सेलर को बोलता है भाई मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, या डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। ये ऊपर हम करके आए हैं। कहते या तो वो हाँ बोल देता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिए, या वो कुछ ऐसा कर देता है, जैसे आपको बोला नहीं तो वो ड्रेस भेजी और वो डाल के निकल गया, फोटो में डाल रहा है या उस सेलर को दिख गया है ना, उसने हाँ नहीं बोली, पर वो हाँ के बराबर ही थी जो उसने चीज। या जो टाइम फिक्स था, देखो, उसने ना हाँ बोली ना बोली, और जो टाइम फिक्स था या रीजनेबल टाइम था वो निकल गया, तो ऐसा मान लिया जाएगा उसने गुड एक्सेप्ट कर लिया। ऊपर करके आए हम। और आगे देखो क्या लिखा, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। कहते अब यहाँ पर क्या है, जो गुड्स अगर बायर को भेजे, उसने रिफ्यूज कर लिया कि मैंने नहीं रखने ये सामान, ठीक है, तो मतलब ऊपर उसकी ड्यूटी होती है, मतलब उसके पास क्या है, हक एक्सेप्ट करने का भी रिजेक्ट करने का भी। अगर उसने क्या बोला कि मुझे नहीं रखना सामान, रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, ठीक है, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर, बट इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। कहते हैं अगर सामान सेलर ने बायर को भेजा और बायर कहता मैंने नहीं रखना सामान, तो कहते बस उतना सफिशिएंट है कि बायर ना सेलर को बोल दे कि मैंने नहीं रखना सामान। पर बायर की कोई ड्यूटी नहीं बनती कि वो खुद भेजे, सेलर ने मंगवा ले अपने आप वापस सामान। बायर की बस उतना बनता है कि वो बोल दे, बता दे सेलर को कि मुझे चाहिए नहीं। हाँ जी, और इधर लास्ट में क्या लिखा है, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कहते जब सेलर रेडी है सामान भेजने के लिए, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट भी करे बायर को कि आप डिलीवरी ले लो भाई, और बायर क्या कर रहे हैं, टाइम भी रीजनेबल टाइम भी, विद इन रीजनेबल टाइम भी क्या हो रहा है, आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स ही इज लाइबल। विद इन रीजनेबल टाइम ही कर रहे हैं सेलर। सेलर मिन्नते कर रहा था, सामान भेज दिया, वो कह रहे हैं आप डिलीवरी ले लो, पर वो बायर क्या है, वो सुन ही नहीं रहा सेलर की, डिलीवरी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ठीक है, तो फिर उस चक्कर में बायर की ड्यूटी है, बायर की जिम्मेदारी बनती है, अगर कुछ नुकसान पहुंचता है, ठीक है, किस चीज की वजह से, डिलीवरी एक्सेप्ट ना करने की वजह से, डिलीवरी को मना करने की चक्कर में, बायर की लापरवाही की वजह से अगर कुछ नुकसान होता है, ठीक है जी, तो सेलर को भरपाई कौन करेगा, बायर करेगा। ठीक है, ऑल्सो फॉर रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। अच्छा, जैसे उन सेलर के और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 10 दिन के अंदर अंदर डिलीवर कर देंगे सामान। अब सेलर तो तैयार था, 10 दिन के अंदर अंदर सामान पहुंचा रहा था उसको, बायर ने रखा ही नहीं अपने पास। ठीक है, अब ना 10 दिन के बाद 15वें दिन पे वो कहता मैं रख लूंगा सामान, बायर कहता। 5 दिन एक्स्ट्रा सेलर ने अपने पास रखा संभाल के। ठीक है, उस दौरान अगर कुछ खर्चा हुआ संभाल के रखने में, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा हो या जो भी सेलर को कुछ नुकसान हुआ, खर्चा हुआ, तो वो बायर भरे। ठीक है जी, हाँ जी बोलो जी बोलो, समझ आया? और ये रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो कैंसिल भी हो सकता है। हाँ जी बच्चों, समझ आया यहाँ तक? बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है, तरुण, शशि, यस लक्ष्य। मैम। ठीक है, अब बस 5 मिनट लगा के एक बार फिर से बस वाइंड अप करेंगे ये वाला।
ठीक है, इसमें क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब सामान सेलर भेज रहे हैं और ओनरशिप, मालिक वाला हक भी भेज रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना बायर के पास। डिलीवरी कब होनी, ओनरशिप कब ट्रांसफर होना, ये दो टॉपिक्स के ऊपर थी ये कहानी पूरी। ठीक है, फिर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप मालिक वाला हक के लिए क्या देखना है, गुड्स देखो पहले तो, और पार्टीज की मंशा देखो क्या है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे देखो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पार्टीज क्या कंडक्ट क्या है, केस टू केस डिपेंड करेगा, मतलब गुड्स देखो पार्टीज देखो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब हो रही है ट्रांसफर ओनरशिप राइट्स या प्रॉपर्टी। अब अगर तो क्या है, आइडेंटिफाई गुड्स हैं, आइडेंटिफाई गुड्स या स्पेसिफिक या सर्टेन गुड्स हैं, तो देखो क्या वो रेडी फॉर डिलीवरी है, डिलीवरेबल स्टेट मतलब रेडी फॉर डिलीवरी है। अगर तो रेडी फॉर डिलीवरी है तो जैसी कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया उसी दौरान ओनरशिप राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, वो उसमें अभी करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा पैकिंग वगैरह कुछ करनी है ना, तो जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हो जाते तब तक ओनरशिप राइट भी नहीं ट्रांसफर होंगे, ये किया। फिर इधर क्या था, भाई डिलीवरेबल स्टेट में तो है पर प्राइस नहीं अभी फिक्स किया हुआ, फिर जब तक प्राइस नहीं फिक्स करते तब तक ओनरशिप राइट नहीं ट्रांसफर कर सकते। फिर दूसरा टाइप ऑफ गुड्स क्या थे, अनसर्टेन गुड्स। भाई जब तक आप ये गुड्स का पता नहीं लगा लेते, आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, तब तक ओनरशिप राइट्स नहीं ट्रांसफर होंगे। और फिर आगे हमने इसमें क्या किया था, भाई ये जो अनसर्टेन गुड्स हैं आप ये कैसे बेच रहे हो, सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, जैसे डिस्क्राइब किया बायर ने, या अप्रोप्रिएशन, सिलेक्ट किए जा रहे हैं गुड्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टीज की सहमति है, एज पर डिस्क्रिप्शन वो सामान बेचेगा सेलर, और एज पर क्वालिटी डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, और किसको बेचना है, हमने किसको भेजना है सामान, बायर एजेंट या उसके कैरियर को। और सिलेक्ट कौन कर सकता है, बायर कर सकता है, बायर की सहमति से, बायर भी कर सकता है सेलर की सहमति से। ठीक है जी, और इस सिलेक्शन से पहले या बाद में आप सहमति ले सकते हो, सहमति एक्सप्रेस एम्प्लाइड हो सकती है। फिर हमने कहा कि सामान आप कैरियर के थ्रू भी भेज सकते हो, उसको बोल दिया जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, नॉट रिजर्व द राइट टू डिस्पोज। कहते जैसे ही आपने कैरियर के थ्रू, ट्रक के थ्रू सामान भेजा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ओनरशिप राइट भी ट्रांसफर हो जाएंगे साथ के साथ। वो भी तब अगर उसने सेलर ने कोई कंडीशन ना लगाई, जिसको बोलते हैं नॉट रिजर्व द राइट। फिर हमने क्या कहा था, भाई अगर किस बेस पे आपने बेचा सामान, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है जी, या तो अगर क्या है, सेलर एक्सेप्ट कर, मतलब जो सेलर ने सामान भेजा बायर अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो ओनरशिप राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं तो वो रिटर्न कर देगा तो ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। तो उसमें या तो हाँ बोल देगा, या उसने हाँ नहीं बोली या ना बोली। ठीक है जी, और रीजनेबल टाइम था वो भी एक्सपायर हो गया, फिक्स टाइम था वो भी एक्सपायर हो गया, तो वो रिटेन करेगा अपने पास, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, या उसने कुछ ऐसा किया कि मानना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर अगर भाई उसने सेलर ने बोला है कि भाई सामान आपको चाहिए तो कैश दो, तो जब कैश दे देगा बाय तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, भाई अगर वहां पे सेलर ने कंडीशन लगाई है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर सामान जा रहा है तो बायर के पास तभी सामान देना, अगर वो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, अगर पैसे देगा तभी सामान छोड़ना उसके घर। तो जब पैसे दे देगा तब ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। और यहाँ पे हमने देखा था कि कब अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसके पास ये हक है, राइट ऑफ डिस्पोजल वाला, रिजर्व करना ये वाला हक, ये वाला हमने किया था रेलवे के थ्रू भेजा सामान, या उसके थ्रू है ना, ये भी शिपिंग के थ्रू तो रिसीट भेज दी। ठीक है, या रिसीट के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया। तो दोनों केसेस में वो क्या कर सकता है, कंडीशन लगा सकता है कि जब तक वो पैसे ना दे, या जब तक वो पैसों के साथ साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज ना साइन करके दे, है ना, तो ये चीज। फिर उसके बाद हमने कहा था कि भाई अगर ओनरशिप राइट जब ट्रांसफर होता है, रिस्क भी ट्रांसफर होता है। जब तक नहीं करोगे सेलर की जिम्मेदारी, जब हो जाएगा ट्रांसफर तब बायर की जिम्मेदारी। ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शन किए थे, अगर किसी पार्टी की वजह से देरी हो रही है और नुकसान पहुंचे तो उस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा जिसकी देरी के कारण नुकसान। ठीक है, और कहते हैं पार्टीज को संभाल के रखना है सामान एज बेली, वो तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी, चाहे ओनरशिप उनके पास है नहीं है, ट्रांसफर हुई या नहीं हुई ओनरशिप। फिर आगे हमने क्या किया था, भाई जो मालिक है जिसके पास सामान है और जिसके पास मालिक वाला हक है, वही आगे सामान बेच सकता है ना। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, ठीक है, कहते कि अगर वो मालिक नहीं भी है ना तब भी वो सामान बेच सकता है, और जो दूसरा बंदा है उसके पास ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो जाएंगे, गुड टाइटल आ जाएगा उसके पास, वो भी मालिक कहलाया जाएगा फिर। ठीक है जी, तो वो वैलिड चीज कही जाएगी। क्या थे एक्सेप्शन, अगर वो एजेंट बेचता है सामान, उसके पास हक है, वो दुकानदार के बिहाफ पे बेच रहे हैं, तो जिसको मिलेगा गुड फेथ में खरीदा है तो वो गुड टाइटल मिलेगा।
फिर उसके बाद एक बहुत सारे लोगों ने मिलकर चीज ली थी, आगे वो बेच रहे हैं, कौन बेच रहे हैं, एक जना बेच रहा है, तो बायर ने लिया विश्वास करके, तो वो वैलिड माना जाएगा। फिर हमने कहा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चोरी करके आगे बेच दिया, उसको क्या पता जिसने गुड फेथ में खरीदा, तो वो वैलिड गुड टाइटल मिल जाएगा। फिर बिका हुआ सामान आगे बेच दिया सेलर ने, क्योंकि उसने क्या किया था, किसी और को बेचा था, सामान अभी पड़ा था उसके पास, तो जिसने खरीदा गुड फेथ में खरीदा उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा। ऐसी बायर के पास सामान आ गया था पर अभी वो मालिक नहीं बना था, तो उसने क्या किया, अभी मालिक बनने से पहले ही सामान किसी और को बेच दिया, तो गुड फेथ में जिसने खरीदा उसको वैलिड टाइटल मिल जाए। इफेक्ट ऑफ स्टॉपर, ओनर के सामने सेलर उसका सामान बेच रहा है, ठीक है, तो फिर गुड फेथ में जिसने खरीदा उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा, फिर ओनर बाद में नहीं रोक सकता कुछ कि ऐसे हो गया वो हो गया। ठीक है, सेल बाय अनपेड सेलर, जिसको भाई सेलर को अपना पैसा नहीं मिला वो अपना सामान बेच सकता है, ठीक है, और जिसको मिलेगा सामान वैलिड टाइटल मिलेगा। और फिर हमने मिसलेनियस चीजें की थी, यहाँ पर क्या की थी, ये जो ऑफिशियल रिसीवर, असाइनी, लिक्विडेटर होते हैं, फाइंडर ऑफ फर्स्ट गुड्स होते हैं, पौनी होते हैं, ये आगे सामान बेचते हैं, तो जो गुड फेथ में खरीदते हैं ईमानदार लोग उनको गुड टाइटल। ठीक है, देन बच्चों हमने क्या किया था लास्ट पार्ट, भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा करना है क्या करना है, सामान दो, ठीक है, सेलर बायर को सामान देगा, ठीक है, डिलीवर करेगा, ठीक है, ओनरशिप राइट ट्रांसफर होंगे और बायर क्या करेगा, पैसे देगा। ठीक है, तो डिलीवरी कहते हैं वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है, फिजिकली करना है, ठीक है, गलत तरीके से नहीं करना, जैसे पार्टीज की सहमति हो वैसे करना है। 3 तरह की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। ठीक है, और जो उनकी ड्यूटीज है एज पर कॉन्ट्रैक्ट उनको वो पूरी करना है। और कहते हैं कॉन्करेंट होता है, एक ही टाइम पे दोनों चीजें हो रही होती हैं, साथ के साथ हो रही होती हैं चीजें। ठीक है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, ठीक है, सामान दो पैसे लो। फिर रूल्स क्या थे, ये था लास्ट पार्ट हमारा। ठीक है, एक तो कहते हैं डिलीवरी करनी है एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइड हो, बायर को दे दो उसको ऑथराइज पर्सन को। फिर पार्ट डिलीवरी वाला अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे किया था, अगर तो सेलर बोल रहे सामान रेडी है, एक ट्रक 2 ट्रक में भर के भेजूंगा, जब एक ट्रक पहुंच जाएगा बायर के पास तो ऐसा मान लिया जाएगा, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, डिलीवर भी माना जाएगा कि सारा सामान कर। ठीक है, पर अगर उसने बोला है भाई 500 में से 250 रेडी है, 250 भेज रहा हूँ, जब वो 250 पहुंचेगा तो हम ये नहीं मान सकते कि पूरा सामान डिलीवर हो गया, तो 250 पार्ट डिलीवरी मानी जाएगी, तो पूरा ओनरशिप नहीं फिर ट्रांसफर होगा, पूरा डिलीवरी नहीं माना जाएगा। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी कहते हैं अगर किसी केस में बायर को बताना पड़ता है कि मुझे अब भेज दो सामान, तब वो डिलीवर होगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहां पे डिसाइड हो कि जहां पे भेजना है सामान वहीं पर ही भेजोगे तो डिलीवरी कंप्लीट मानी जाएगी। टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, रीजनेबल टाइम में भेजो, अगर कुछ टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर सामान थर्ड पार्टी के पास पड़ा है तो थर्ड पार्टी अगर बायर को बता दे कि मेरा आपका वाला सामान मेरे पास है मैं लेकर आ रहा हूँ, तो उसको मान लिया जाएगा कि डिलीवर हो गया सामान। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, बायर रीजनेबल टाइम में, रीजनेबल आवर में, वर्किंग आवर्स में सामान ना मांग सकता है। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सैलरी जनरली पेयर करता है, ठीक है, झेलता है खर्चा। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर कम क्वांटिटी मिले तब भी क्या होता है बायर के पास हक, या एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करे तो पैसे देने भी पड़ेंगे, सामान ज्यादा आ गया जितना ऑर्डर किया था, भाई उस केस में भी हक है बायर के पास, या एक्सेप्ट कर ली जितना उसने, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बाकी रिजेक्ट कर देगा, जितना रखा है उतना पैसा भी देगा, या सारा का सारा एक्सेप्ट कर ले तो सारा का सारा फिर उतना पैसा भी देना पड़ेगा। जनरल सी बातें हैं, रट्टे थोड़ा ना चढ़ाने हैं, अपने वर्ड्स में लिखना है फिर। और फिर इधर क्या था, वैसे तो कहते हैं इंस्टॉलमेंट में नहीं डिलीवरी एक्सेप्ट करता बायर, पर अगर उन्होंने अग्री किया कॉन्ट्रैक्ट तो वो कर सकता है। ठीक है, फिर डिलीवरी टू कैरियर, जब कैरियर को सामान भेज दिया तो उसको डिलीवरी टू बायर बोल दिया जाएगा। और अगर रास्ते में कुछ खराबी हो जाए, सामान का कुछ नुकसान हो गया, तो बायर के ऊपर ही आती है चीज झेलने के लिए, पर कई बार सेलर भी अग्री कर जाता है। ठीक है, दो द सेलर अग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क, कई बार ना बोल देता है सेलर कि आप टेंशन ना लो, मैं अपने रिस्क पे भेज रहा हूँ सामान, कुछ दिक्कत आई मैं बैठा हूँ मैं झेलूं। ठीक है, कई बार वो जो भी अग्री होता है पार्टीज के बीच। फिर यहाँ पे बायर का पूरा हक है सामान को चेक करना। ठीक है जी, ये थे पॉइंट्स हमारे। फिर हमने क्या कहा था, ये वही वाला सेम पॉइंट था, एक्सेप्टेंस वाला, या वो हाँ बोल रहा है या वो कह रहा है कि उसने कुछ ऐसा किया जिसका मतलब है हाँ ही, या उसने हाँ नहीं बोला ना नहीं बोला, और टाइम पीरियड फिक्स था या रीजनेबल टाइम था वो एक्सपायर हो गया, तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ठीक है, कहते कि अगर बायर ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से गुड्स, रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से डिलीवरी,
ठीक है, तो बस उसकी ये ड्यूटी बनती है कि सेलर को बता दे कि मैं नहीं रख रहा, पर उसकी ये कोई ड्यूटी नहीं बनती कि सामान वापस करे, सेलर अपने आप मंगवाए। फिर वही तो लास्ट पॉइंट में क्या है बच्चों, कहते यहाँ पर अगर जो टाइम पीरियड फिक्स था, है ना, कि 10 दिन में हमने सामान डिलीवर करना है, सेलर ने रेडी था, सामान रेडी करके डिलीवर करवा दिया बायर, ठीक है, और रिक्वेस्ट किया बायर को कि आप एक्सेप्ट करो, पर बायर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा डिलीवरी, ठीक है, और अब वो रीजनेबल टाइम भी क्या हो गया, चला गया, वो जो टाइम पीरियड फिक्स था, ठीक है। एक तो यहाँ पर अगर कुछ नुकसान पहुंचता है सेलर को, तो वो फिर बायर की जिम्मेदारी है उसका भुगतान का। और जो एक्स्ट्रा दिन होंगे, जैसे 10 दिन पीरियड था, 15 दिन पे उसने एक्सेप्ट कर लिया, 5 दिन सेलर ने अपने पास सामान रखा है एक्स्ट्रा, वो रखने के लिए भी, है ना, केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स के भी अगर कुछ खर्चा हो, तो वो सेलर का भी खर्चा बायर पर, ठीक है, और कैंसिल भी हो सकता है। हाँ जी बच्चों, ये समझ आया? बोलो जी बोलो। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो ये यूनिट 3 था हमारा। ठीक है, लगा कुछ मुश्किल? हाँ, मतलब बिल्कुल जनरल सी चीजें, आमतौर पे जो चीजें होती हैं हमारे आसपास वही ये चीजें लिखी हुई, बहुत इजी है। ठीक है, तो यही हमारा एंड होता है यूनिट 3। एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।